एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आज हम DSSB TGT सोशल साइंस का सेकंड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इससे पहले इस फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे और आगे के 20 क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन 5 डिसिप्लिन होते हैं हमारे, है ना, सब्जेक्ट कंसर्न में, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से डिसिप्लिन 1 कर चुके हैं, डिसिप्लिन 2 आज हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का है, सेकंड शिफ्ट का, 2021 सितंबर 6 सितंबर का है ये, जिसमें सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम पहले के कई वीडियोस में कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom communist society will be in the last stage of man's history? किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? तो निकोलस मैकियावेली, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स। तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हैं वो कहते हैं कि जो मानव का जो इतिहास होगा, आदमी का जो इतिहास होगा ना, ह्यूमन हिस्ट्री में, मैंस हिस्ट्री में सबसे आखिरी जो स्टेज होगा वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई क्लास नहीं होगी, है ना, और कोई सरकार नहीं होगी, ना कोई गवर्नमेंट होगी, ना कोई क्लास होगी, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक ऐसी सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी बताते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये आखिरी स्टेज होगा। इससे पहले सोशलिज़म की बात करते हैं कि इससे पहले क्या आएगा। सबसे पहले क्या होता था, मास्टर और स्लेव होते थे, है ना। फिर उसके बाद आता है कम्युनिस्ट सोसाइटी, फिर सोशलिस्ट, फिर उससे पहले उसके बाद कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आता है और फिर आखिर में आता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास स्ट्रगल इज़ अ फीचर ऑफ विच फिलॉसफी? किसकी फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है क्लास स्ट्रगल, यानी कि वर्ग संघर्ष? तो क्लास स्ट्रगल जो है वो कैपिटलिज्म या मार्क्सिज्म, किससे जुड़ा है? तो कैपिटलिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, मार्क्सिज्म से जो है वो क्लास स्ट्रगल जुड़ा हुआ है, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और ये जो क्लास स्ट्रगल है ये कैपिटलिज्म को हटाने के लिए कार्ल मार्क्स सुझाते हैं। ठीक है, और ये क्लास स्ट्रगल किसमें? बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में ये क्लास स्ट्रगल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू 3, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म विच क्लास विल ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम? मार्क्सिज्म के अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार, इनमें से कौन सी क्लास है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाएगी, है ना। तो प्रोलिटेरिएट जो है क्लास वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाएगी, है ना। किसके थ्रू हटाएगी? पूंजीवाद को किसके थ्रू समाप्त करेगी? कैसे समाप्त करेगी? तो रेवोल्यूशन करके, क्रांति के जरिए इसको समाप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाजिज्म एमर्ज्ड इन विच कंट्री? तो नाजिज्म जो है, नाजीवाद जो है वो कौन से देश में एमर्ज हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, जो कि अडोल्फ हिटलर के द्वारा हुआ था, नाजिज्म आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मुसोलिनी का जो प्रसरण की नीति थी उसके संदर्भ में, प्रसरण की नीति यानी कि वो अपने राज्य का एक्सपेंशन करना चाहता था, अपने राज्य को बढ़ाने की, जो दूसरे राज्य को हथिया के अपने उसमें कंट्रोल में करने की जो पॉलिसी थी उसको ही बोला गया एक्सपेंशन पॉलिसी। तो ही एनेक्स्ड अल्बेनिया इन 1926 और ही कन्क्वर्ड एबिसीनिया इन 1936। तो 1936 में एबिसीनिया पर
कब्जा किया था, कनकर किया था, ठीक है। और पहला वाला जो है 1926, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Archduke Francis Ferdinand, the successor of Austria-Hungary Empire, was assassinated by। तो जो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के सक्सेसर, उनका जो असैसिनेशन है वो किस ग्रुप ने किया था, मतलब किस ग्रुप के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बोस्नियन ग्रुप के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। और इन्हीं की हत्या के बाद जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जो है किस साल शामिल हुआ था, युद्ध में प्रवेश किया था उसने। तो 1941 में, 1941 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द 4 बिग विक्टोरियस पावर दैट डोमिनेटेड द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुआ था, तो उसमें से बिग 4 पावर कौन सी थी जो उसमें डोमिनेट कर रही थी, है ना। सबसे बड़ी विजयी शक्तियाँ कौन सी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और उसके अंत में जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब उसी के समय ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, है ना, उसी के ज़रिए पहला विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। तो इसमें जो बिग 4 कंट्रीज़ थी वो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स रिड्यूस द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेब्ट ऑन जर्मनी। तो इनमें से कौन सा प्लान है जिसने जर्मनी का विश्व युद्ध एक का प्रथम का जो ऋण है वो कम कर दिया था, किस प्लान के जरिए कम कर दिया गया था। तो डावेस प्लान एंड यंग प्लान के जरिए जो है जर्मनी का जो ऋण है वो कम कर दिया गया था, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे उसके ऊपर लगाए गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। In the context of Rome, Berlin, Tokyo axis, which of the following statement is not correct? रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस जो थे, इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस बिलीव इन फासिस्ट आइडियोलॉजी। तो रोम यानी कि इटली, बर्लिन यानी कि जर्मनी, टोक्यो यानी कि जापान। तो ये जो तीनों जो थे, इन तीनों का जो वो ग्रुप था वो किस में बिलीव करता था, तो फासिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, दे वर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ वॉर, बिलीव इन द एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस। तो क्या ये विश्व शांति बनाए रखना चाहते थे, और क्या युद्ध के खिलाफ थे? बिल्कुल भी नहीं, ये युद्ध के खिलाफ नहीं थे। इनकी जो फासिज्म आइडियोलॉजी है जो कि युद्ध को सपोर्ट करती है, और वर्ल्ड पीस, जहाँ युद्ध होगा वहाँ वर्ल्ड पीस तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन विच जोन ऑफ द अर्थ। तो जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो कौन से जोन के, अर्थ के कौन से जोन के बीच में आती है? तो अपर एंड लोअर क्रस्ट। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, सबसे पहले नीचे इनर आता है ना, कोर, इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, है ना, और उसके बाद आता है यहाँ पे क्रस्ट।
मेंटल में भी इनर मेंटल, फिर आउटर मेंटल, और क्रस्ट आता है हमारा इनर क्रस्ट और फिर आउटर क्रस्ट। ठीक है, ऐसे ही इनर कोर और आउटर कोर होता है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, जहाँ जहाँ पे ये अलग अलग इनकी जो लेयरें हमने डिसाइड की हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपर जो है ना, आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसको, ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाइल डेल्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेल्टा। तो नाइल डेल्टा जो है वो आर्क्वेट डेल्टा का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच वॉल्केनो इज़ कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। तो इनमें से कौन सा वॉल्केनो जो है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन के नाम से जाना जाता है, यानी भूमध्य सागर का लाइट हाउस किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय। किसने दिया है ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, यानी कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है? तो ये दी है फॉरेस्ट रे मोल्टन एंड टीसी चैम्बरलिन ने दी है, इमैनुअल कांट ने नहीं दी है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है 1 एंड 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन। सेकेंड ऑप्शन है दीज रॉक्स कंटेन सेवरल लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा। एंड थर्ड ऑप्शन है लाइमस्टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको अवसादी चट्टानें कहते हैं, तो ये जो बनती हैं किससे बनती है? जो इग्नियस रॉक होती है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके ज्वालामुखी का जो लावा बाहर आता है, तो जो फिर बाद में वो ठंडा होकर और जो जम जाता है तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, है ना। वो इग्नियस रॉक जब आगे जाके उसमें जो टूट फूट होती है, जो उसके अवसाद होते हैं, उनको बोलते हैं अवसाद। और वो धीरे धीरे अवसाद जमा होते जाते, एक जगह पे जमा होते जाते और उनकी लेयर्स में मतलब बन जाती है। ऐसे कई सालों तक, कई 100 सालों तक वो धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाती है। अब उसके अंदर प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेन भी आ जाते हैं। ठीक है, और कई सारे लेयर्स भी हो जाती है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड जो है लाइमस्टोन, इसी का एक एग्जाम्पल है, तो ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लैट टॉप्ड वॉल्केनिक हिल्स सबमर्ज्ड अंडर ओशियन वाटर आर कॉल्ड। फ्लैट टॉप्ड वॉल्केनिक हिल्स का मतलब है कि जो वॉल्केनो होते हैं इस तरीके से, उनका जो ऊपर का जो टॉप है वो धीरे धीरे वो हट चुका होता है ना, वो अपर्दन से हट चुका होता है और वहाँ पे इस तरीके का वॉल्केनो बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का फ्लैट, ऊपर का जो टॉप होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, चपटा हो जाता है। तो वो जो है वो पानी में जब डूब जाता है ना, ओशियन के वाटर में सबमर्ज हो जाता है, अंदर डूब जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ग्योट्स कहते हैं इनको। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ फाउंड। तो किस वायुमंडल की परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है, यानी ओजोन जो है वो पाई जाती है? तो वो जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर
और उसके बाद एक्सोस्फीयर, है ना, सबसे ऊपर। ये सीरीज़ है वायुमंडल की परतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 यानी कि 18 क्वेश्चन। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ डैश इन बोथ द हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में, जो वर्ल्ड हमारा पूरा का पूरा अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद ये साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो दोनों साइड, दोनों हेमिस्फीयर में कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। तो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ में और 25 डिग्री से 35 डिग्री तक साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 यानी आज का 19th क्वेश्चन। वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेज इज़, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस मेन गैस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मीथेन जो है वो मेन गैस है, और बाकी और भी बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कि वाटर वेपर जो है वो पहले नंबर पर आता है हमारा, वाटर वेपर, ठीक है। सेकंड नंबर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन थर्ड नंबर पे आता है, फिर फोर्थ नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, N2O, CFCs, है ना, HFCs, ये सारी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो तापमान के वितरण को नियंत्रित करने में इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण कारक हैं उसके, ठीक है। तो एल्टीट्यूड है, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर एंड ओशियन करंट, तो तीनों ही हैं, ठीक है ना। एक स्थल कितनी ऊंचाई पर है, ये इससे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान कैसा होगा, कितना होगा। भूमि और जल की प्रकृति वहाँ की कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। और सागर की लहरों से भी किसी स्थान के तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अगर किसी जगह पे आसपास समुद्र है, ओशियन है, तो वहाँ का तापमान में अंतर होगा, उस जगह के बदले में वहाँ का तापमान डिफरेंट होगा वहाँ से जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही जो हैं फैक्टर जो हैं प्रभावित करती हैं किसी भी स्थान के तापमान को, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट होंगे, तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में करेंगे डिसिप्लिन 3, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें।